नमस्कार, हम हाजिर हैं हमेशा की तरह आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। एक अजीबोगरीब हालत बन रही है देश में। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीजों की जो तादाद है वो 9,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के कुल मरीजों में से 30% महाराष्ट्र में हैं, यानी महाराष्ट्र में संकट है। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। उद्धव ठाकरे ने पिछले 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ओहदे की शपथ ली थी। इस हिसाब से उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने यानी 28 मई तक विधायक एमएलए बनना जरूरी है या एमएलसी बनना जरूरी है। लेकिन उद्धव फिलहाल ना तो विधानसभा में है, ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक इन्हें विधानसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया है। हालांकि मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। राज्य की जो कैबिनेट है वो राज्यपाल को, गवर्नर को, भगत सिंह कोश्यारी को 2 दफे चिट्ठी भी लिख चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण चुनाव आयोग ने सभी चुनावों को स्थगित कर दिया था जिसमें ये चुनकर आ सकते थे। वैसे इसी कोरोना संकट में मध्य प्रदेश में सरकार कैसे गिराई गई चुनी हुई और एक नई सरकार कैसे बनाई गई, ये बीजेपी और शिवराज सत्ता में कैसे लौटे, ये हम देख चुके हैं। क्या महाराष्ट्र में ऐसा तो नहीं हो रहा? मेरे साथ हैं गुरदीप सप्पल, मेरे सहयोगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या इस वक्त ऐसे मौके पर इस तरह की राजनीति से बचा नहीं जा सकता? बीजेपी की जो कार्यशैली है उसकी एक खास बात है कि वो जो कुछ करते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं और दूसरा वही करे तो उसको राजनीति कहते हैं। आजकल कहते हैं कि बहुत मुश्किल समय है कोरोना का, तो देश की जनता ने जिस प्रधानमंत्री को चुना है आप उसके खिलाफ मत बोलिए, लेकिन उसी जनता ने बंगाल में जिस मुख्यमंत्री को चुना है उसके खिलाफ वो धरना देते हैं। उसी जनता ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुना है तो उसके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि देश में स्थिर सरकार होनी चाहिए इस वक्त, लेकिन मध्य प्रदेश में आप अस्थिर करते हैं, महाराष्ट्र में आप अस्थिरता का एक मौका ढूंढ रहे हैं, तो उसको आप राजनीति नहीं कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं। अब मालूम नहीं चाणक्य आज होते तो अपने नाम के दुरुपयोग को वो कैसे लेते। शायद अपमान का बदला लेने के लिए एक बार फिर अपनी चोटी उनको बांधनी पड़ती। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो नहीं पड़ती। हमारे जो लोकतंत्र का मूल है, सबसे बेसिक बात वो ये है कि जनता सरकार चुन सके और वो सरकार चल सके। ये सही है कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारे सिस्टम में ये है कि विधायक दल और पार्टी जिसको चाहे, अगर बहुमत है तो वो चुन सकती है नेता, और ये नैतिक रूप से भी ठीक है और लीगल रूप से भी ठीक है। और इस बात का इंश्योर करना कि उद्धव ठाकरे चुनकर पहुंच जाए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से चुनाव नहीं हो रहा है, ये खुद प्रधानमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए है क्योंकि 2002 में जब वो खुद मुख्यमंत्री बने थे तो वो विधायक नहीं थे। उस वक्त उनके नैतिकता पे, उनके मुख्यमंत्री बनने की नैतिकता पे या लीगैलिटी पे किसी ने सवाल नहीं उठाया था। तो आज ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यह तय किया जाए कि उद्धव ठाकरे विधिवत रूप से चुनकर बने। और अगर नहीं चुनाव पॉसिबल हैं तो गवर्नर के पास अधिकार है 2 एमएलसी नॉमिनेट करने का, वहाँ विधान परिषद में वो अधिकार का उपयोग करके इनको नॉमिनेट करना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो राष्ट्रपति के नुमाइंदे हैं। राष्ट्रपति की शपथ संविधान का पालन करने की नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ संविधान की रक्षा करने के लिए है। ये सही है कि संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति को कवर नहीं किया गया है, लेकिन संविधान की भावना यही है कि जो बहुमत का नेता हो वो मुख्यमंत्री बने, और राष्ट्रपति चाहें तो गवर्नर को सलाह भी दे सकते हैं, निर्देश नहीं दे सकते, सलाह दे सकते हैं कि वो इसको करें। और सबसे जो जरूरी बात है इस वक्त कि स्थिर सरकार केवल केंद्र में नहीं चाहिए, स्थिर सरकार हर राज्य में चाहिए। कोरोना का संकट बहुत बड़ा है, इस वक्त बाकी चीजों को किनारे रखा जाए। जी, और जहाँ तक बात है कि क्या चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे जो स्थगित हुए, उस पर भी मैं बात करूंगा। मैं आगे बढ़ता हूं। कोरोना वायरस का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव को स्थगित कर दिया था। 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होना था।
18 मार्च को 10 राज्यों की 37 सीटों पर जो उम्मीदवार चुने गए वो बिना किसी इलेक्शन के चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान की बाकी 18 सीटों पर 26 मार्च को मतदान होना था, लेकिन 25 को लॉकडाउन लगा दिया गया 4 घंटे के नोटिस पर। वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के बीच, अब मैं आपको जो दूसरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, कोरोना महामारी के ठीक बीच दक्षिण कोरिया में नेशनल असेंबली की 300 सीटों के लिए तयशुदा चुनाव करवाए गए। यानी मुमकिन है कि कोरोना में चुनाव हो सकते हैं। बीती 15 अप्रैल को कोरिया में 29 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने, यानी 66% मतदाताओं ने वोट डाला। सभी पोलिंग स्टेशनों पर सैनिटाइजर और दूसरे इंतजाम किए गए। लोग ग्लव्स और मास्क पहनकर वोट डालने पहुंचे। पिछले 30 सालों में दक्षिण कोरिया में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल टर्नआउट था। ये सबसे ज़्यादा तादाद में लोग बाहर आए। वहीं अमेरिका में जहां 10 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, इन्फेक्टेड हैं, कोरोना से 57,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, बावजूद इसके राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो कोरोना की आड़ में चुनाव ना करवाना और फिर ये सियासत करना कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री न रहें क्योंकि वो ना विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के, अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जैसा गुरदीप बता रहे हैं कि ये कार्यशैली ही ऐसी है कि ऐसे संकट के समय में भी राजनीति सूझ रही है। गुरदीप, मेरा अगला सवाल है क्या एहतियात के साथ जो प्रिवेंशंस होती हैं, जो ज़रूरी कदम होते हैं, क्या एहतियात के साथ राज्यसभा की बाकी सीटों पर चुनाव करवाने के इंतजाम नहीं किए जा सकते? बिल्कुल किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए, क्योंकि ये चुनाव 20 मार्च को होने थे। 24 को लॉकडाउन हो गया तो इलेक्शन कमीशन तब नहीं कर सकता था, लेकिन तब से अब तक देखिए तो देश में कौन कौन काम कर रहा है। देश में डॉक्टर काम कर रहे हैं, देश में प्रशासन काम कर रहा है, देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री काम कर रहे हैं, देश में मीडिया काम कर रहा है, देश में राशन के दुकानदार काम कर रहे हैं, देश में एसपी, डीएम, एडीएम सब काम कर रहे हैं, देश में आंगनवाड़ी के वर्कर भी काम कर रहे हैं। तो केवल एमएलए नहीं कर सकते, ये तो बात कुछ जमती नहीं है। ऐसी कौन सी ऐसी खतरनाक स्थिति है कि ये सब 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग देश में काम कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ 100 एमएलए अपने अपने प्रदेश के राजधानी में जाके चुनाव नहीं कर सकते। ये लॉकडाउन के बहाने से लोकतंत्र को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। लॉकडाउन हुआ उस वक्त जरूरी था कि राज्यसभा के चुनाव को आपने स्थगित कर दिया। अब धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल में हैं और चुनाव किए जाने चाहिए। जी, चुनाव किए जाने चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। कोरोना की वजह से देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। संसद, राज्यों की विधानसभाएं सब बंद हैं, जैसा गुरदीप बता रहे हैं। बाकी सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है। एक तरह से हमारा फेडरलिज्म रीडिफाइन हो रहा है, संघीय ढांचा दोबारा से परिभाषित हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ही सही, क्योंकि केंद्र को पता चल गया कि उसके बस का नहीं है इतने बड़े देश में एकदम सत्ता को केंद्रित करके यहाँ से रिमोट से सब राज्यों को चलाना। तो जब सब राज्यों में अपने अपने ढील दी जा रही है तो ये चुनाव भी हो सकते हैं। लॉकडाउन के बीच राज्यसभा सचिवालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रालय के जो मामले हैं उसकी स्थायी समिति जो है उसकी बैठक कराने में असमर्थता जताई है। स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने इस पर सवाल उठाए हैं। आनंद शर्मा ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं तो संसद की स्थायी समिति की बैठक क्यों नहीं हो सकती। जवाब मिला कि ये इन कैमरा बैठक होती है। आनंद शर्मा ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू को भी इस बारे में चिट्ठी लिखी है। आनंद शर्मा ने कोरोना संकट में अमेरिका और ब्रिटेन की संसदीय समितियों को काम को जारी रखने का भी जिक्र किया। वहाँ पर सब काम चल रहे हैं। वहीं लॉकडाउन में ही, अब ये दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में CAA के खिलाफ भीड़ जुटाने और हिंसा कराने के आरोप में कई छात्रों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के खिलाफ के तहत कार्रवाई की है। 8 फरवरी जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसमें JNU के छात्र उमर खालिद, जामिया यूनिवर्सिटी की छात्रा सफूरा जरगर, मीरान हैदर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ इस सब का? मैं इस सब का ये जिक्र कर रहा हूँ कि कहीं लॉकडाउन की आड़ में हमारे लोकतंत्र को सीमित तो नहीं किया जा रहा, छोटा तो नहीं किया जा रहा। लॉकडाउन की आड़ में लोकतांत्रिक संस्थाओं को, गुरदीप
मेरा सवाल है आपसे ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी लॉकडाउन हो रहा है, उनको श्रिंक किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तो बैठकें हो सकती हैं स्थायी समिति वगैरह की। पिछले कुछ समय से एक दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश में हो रही है कि राजनीति को एक ऐसा शब्द बना दिया है जो है, जो कि अनडिज़ायरेबल है। माना जा रहा है कि राजनीति करना एक बुरी बात है, जबकि राजनीति लोकतंत्र का आधार है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको राजनीति ना सिर्फ करनी चाहिए बल्कि ये उनका फ़र्ज़ भी है लोकतंत्र में कि वो राजनीति करें। हमारे लोकतंत्र का आधार क्या है, या दुनिया में किसी भी देश में लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता सिर्फ सरकार को नहीं चुनती है, जनता विपक्ष को भी चुनती है। और जनता के रूल का मतलब ये होता है कि जो सरकार काम कर रही है उस पर जवाबदेही जनता विपक्ष के मार्फत तय करती है। जनता जो विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव चुनती है वो सरकार की जवाबदेही तय करते हैं, तभी लोकतंत्र पे जनता का कब्जा रहता है, तभी लोकतंत्र पे जनता का कंट्रोल होता है। ये व्यवस्था लोकतंत्र की है। और अगर कोई ये कहता है कि अपोजिशन का काम सरकार की मदद करना है, अगर कोई ये कहता है कि अपोजिशन का काम सवाल उठाना नहीं है मुश्किल समय में, तो वो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। सरकार को काम करने की जो फैसिलिटी वो तो संविधान से मिल रही है, वो तो प्रशासन से मिल रही है। आज हम उस दौर में नहीं हैं जो फ्रांस में आज से 400 साल पहले था, जहां लुई 14 ने बोला कि आई एम द स्टेट, लिता सुमोई, कि मैं ही राज्य हूं। अब ये नहीं होता है, अब हम लोकतंत्र हैं, हम लोकतंत्र में हैं और विपक्ष को भी जनता ही चुनती है और जनता की चुने हुए विपक्ष की जिम्मेदारी है और उसको करने के लिए जो भी सहूलियत देनी है वो देनी चाहिए। ये कहना राज्यसभा सचिवालय का गलत है कि इन कैमरा मीटिंग है इसलिए इसको नहीं किया जा सकता। जो पीएम ने सीएम के साथ मीटिंग की है, जो प्राइम मिनिस्टर बाकी मीटिंग कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक के लिए थी? वो भी तो इन कैमरा थी। जो रक्षा मंत्री ने डिफेंस के चीफ के साथ मीटिंग्स की हैं वो भी तो इन कैमरा थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हुई। और अगर नियम में ये नहीं है, जो नहीं हो सकता था, जब नियम बने थे तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं नहीं थी, तो चेयरमैन अपने अधिकार का उपयोग करें और करने दें। लेकिन सिर्फ एक तकनीकी मुद्दे को लेकर अगर आप संसद और संसद की समितियों के कार्य को रोकते हैं तो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। जी, कहने का मतलब, बहुत धन्यवाद आपका गुरदीप सप्पल। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र का जो एक सिकुड़ना है कोरोना की आड़ में, कम से कम ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम सवाल उठाना है, मीडिया का काम सवाल उठाना है। धीरे धीरे करके एक एक मंच बंद नहीं करना चाहिए, वरना सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, उनकी जवाबदेही किसी की तरफ नहीं रहती है। यही मीडिया का काम होता है, यही विपक्ष का काम होता है। अगर आप एक एक करके सब मंच बंद करते जाएंगे, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस है, तो शायद कोरोना की आड़ में ये लोकतंत्र को आप सिकुड़ने का काम कर रहे हैं, उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता की निगरानी करने वाले अमेरिकी कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने 2020 की रिपोर्ट में भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी प्रमुख चिंता वाले देशों की कैटेगरी में रख दिया है, जो अभी तक नहीं था। USCIRF ने भारत को पाकिस्तान, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसे उन 14 देशों में शामिल किया है जहां धार्मिक आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, उसको पालन नहीं किया जाता। ये संस्था वैसे सलाहकार संस्था है, इसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। सलाहकार संस्था के तौर पर काम करने वाली USCIRF ने आरोप लगाया है
कि 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ी गिरावट आई और धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले तेज हुए। जब हम धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं तो हमारा सीधा साधा मतलब मुस्लिम समाज से भी है और क्रिश्चियन से भी है, मुस्लिम समाज से ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में बीजेपी की दोबारा सत्ता में आने के बाद सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं, भारत की सरकार ने, जिनसे धार्मिक जो आज़ादी है उसका उल्लंघन हुआ है, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स का भी जिक्र किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रवासियों को जो बाहर से आए हैं हटाने के लिए टर्माइट्स यानी दीमक वाले बयान का भी जिक्र किया कि हम ये जो दीमक घुस आए हैं, घुसपैठिए, उनका आशय साफ था किस धर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम उनको भी निकाल कर एक एक को निकालेंगे। आपको हम यूएई बता दें कि USCIRF के 10 सदस्यों में से 3 सदस्यों ने भारत का नाम इस लिस्ट पर डालने पर असहमति जताई, 7 सदस्यों ने सहमति जताई। मेरे साथ हैं एम्बेसडर तलमीज़ अहमद। आप ओमान में हमारे एम्बेसडर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहे हैं। तलमीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो USCIRF है इसकी सिफारिशें हालांकि बाइंडिंग नहीं है, कोई भी सरकार या कोई भी सरकारें बाध्य नहीं हैं, बाइंडिंग नहीं है, कमीशन सिर्फ सलाह दे सकता है, लेकिन भारत को धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन के मामले में, वायलेशन के मामले में पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की कतार में खड़े करने वाली इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बुरा डेवलपमेंट है। इंडिया का एक जो मॉडल रहा है आज़ादी से और उसके आगे, वो ये है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ फ्रीडम है, राइट्स हैं और हमारे यहाँ एक अकोमोडेटिव अप्रोच यानी कि प्लूरलिस्टिक अप्रोच हमारे यहाँ रही है। तो इसलिए हमारी गिनती दुनिया भर में सबसे ऊपर होती थी। हम एक मॉडल थे। हमारे यहाँ ऐसा था कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है, प्लूरलिज्म भी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है। तो एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हम एक बहुत शानदार मॉडल थे। ये पूरा जो हमारा स्टेटस था वो बिल्कुल कमजोर हो चुका है और ये हमारे लिए एक बहुत संजीदगी की बात है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। USCIRF ने धार्मिक उल्लंघन के लिए जो वायलेशन होता है धर्म की आज़ादी का, मज़हब की आज़ादी का, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं भारत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उनका कहना है कि अमेरिकी ये जो कमेटी है इसका ये पक्षपातपूर्ण बयान कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार गलत बयानी नए स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि USCIRF ने बीती फरवरी में दिल्ली में हुई हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए धर्म विशेष, जब मैं धर्म विशेष कहता हूँ सीधा साधा मतलब मुसलमान से है, धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया था। USCIRF के अध्यक्ष टोनी पर्किंस ने अमेरिकी सरकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिस पर भारत ने नाराजगी जताई थी। आपको ये भी बता दें कि सन 2004 के बाद ये पहली बार है जब USCIRF ने भारत को इस लिस्ट में डालने की वकालत की है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद USCIRF ने भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ऐसे ममालिक जिन पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए जहाँ तक मज़हब की आज़ादी की बात है, उनमें डालने पर जोर किया, लिस्ट पे डाल दिया था। 2005 में कमीशन ने गुजरात के मुख्यमंत्री तब थे नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इसके बाद अमेरिका ने नरेंद्र मोदी का US वीज़ा कैंसिल कर दिया था। आप सबको याद होगा। USCIRF की स्थापना 1998 में की गई थी। कमीशन को अपनी सिफारिशों को लागू कराने का अधिकार नहीं है, सलाहकार है, ये एडवाइजरी कैपेसिटी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी जो USCIRF है उसका जो प्रस्ताव है, उसकी जो पेशकश है, जो तजवीज़ है, उसको मानने के लिए बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है। तलमीज़ साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, हाल ही में भारत के मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजने के बाद
व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारत के 5 ट्विटर हैंडल को फॉलो करना शुरू किया था, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने एक बार फिर पीएम मोदी समेत इन सभी हैंडल्स को अनफॉलो कर दिया है। ये जो रिपोर्ट आई है, USCIRF की ताज़ा रिपोर्ट और व्हाइट हाउस का ये कदम कि ट्विटर को अनफॉलो कर दिया प्राइम मिनिस्टर के, ये महज इत्तेफाक है या इसमें आप कुछ देखते हैं? जी, ये रिपोर्ट ज़रूर एक अहमियत पाती है। इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, लोग इसको पढ़ते हैं और इसका असर होता है। और जिस कैटेगरी में हम पहले थे जी, उस कैटेगरी से हम हट चुके हैं, और जिस कैटेगरी में हम आ गए हैं वो एक हमारे लिए कोई शोभा नहीं देती। कई बातें थी पहले, क्रिटिसिज्म्स हुए थे इंडिया के बारे में 2002 के हक से, वहाँ पे कम्युनल राइट्स के बाद, और मोदी जी के खिलाफ कुछ अमेरिका ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस भी किए थे। तो उसके बाद लगा था कि सुधार आ गया है। हमारे पास 10 साल के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और वहाँ पे बिल्कुल जिस तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच होना चाहिए, वो कायम था। और जो मोदी जी के पहला टर्म था, उसमें भी ऐसा लगा कि ज़्यादातर उनका असर और उनका जो फोकस होगा वो डेवलपमेंट पे होगा। लेकिन जिस तरह से वो अब सेकंड टर्म में ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि उनका जो अब एजेंडा है वो बिल्कुल अलग है। उनका एजेंडा अब ज़रा हिंदुत्व की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ नहीं है। पहले हम सुनते थे कि सबका साथ, सबका विकास, ये स्लोगन हम आजकल बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में, क्योंकि आजकल तो ये ग्लोबलाइज दुनिया है, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, सोशल मीडिया भी है, तो कोई देश ऐसा नहीं हो सकता कि जितना भी वो मीडिया के ऊपर कंट्रोल रखें, सारी बातें जो डोमेस्टिकली हो रही हैं वो दुनिया भर में फैल जाएंगी। और आजकल जरूर एक चिंता है जी, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सच्चे दोस्त हैं, उनको ये चिंता है कि उनके आंखों के सामने हिंदुस्तान बदलता जा रहा है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC ने भी भारत से जो मुस्लिम समुदाय है उसके हुकूक की हिफाजत करने की अपील की है, उसके अधिकारों की रक्षा करने की अपील की है। OIC ने भारत में इस्लामोफोबिया की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से कदम उठाने के लिए कहा है। कुवैत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी OIC और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए मामलों में दखल देने की मांग की है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजकुमारी हिंद अल कसीमी ने कहा है कि मैं इस्लामोफोबिया और नफरत से दूर भारत के लिए दुआ करती हूँ। दुनिया को गांधी, मंडेला, मार्टिन लूथर जैसे हीरो की ज़रूरत है। और ये भी कहा गया था, कासमी ने इससे पहले दुबई में रह रहे एक भारतीय नागरिक की मुस्लिम विरोधी पोस्ट पर नाराज़गी जताते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को UAE से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोहा और मस्कट में भी भारतीय दूतावास ने वहाँ रह रहे भारतीयों से फेक न्यूज़ से बचने और जो आपत्तिजनक जो होती हैं, जो काबिल जो जिन पर एतराज़ हो सकता है, ऐसे पोस्ट, फ़िरकापरस्त पोस्ट शेयर ना करने की चेतावनी भी दी है। कोरोना को मजहबी रंग देने के बढ़ते मामलों के कारण हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा था कि कोविड-19 हमला करने से पहले नस्ल, धर्म, रंग, जाति, भाषा या सीमा को नहीं देखता है। ये उनको मजबूर होना पड़ा था। एक और कमेंट भी आया था वहाँ एक प्रमुख महिला की तरफ से कि हमें एक और हिटलर नहीं चाहिए। मेरा तीसरा सवाल ये है, आप तो खुद रहे हैं वहाँ पर, ओमान में रहे हैं, आप UAE में रहे हैं, सऊदी अरेबिया में रहे हैं। कोरोना का लेकर एक ख़ास धर्म, खासकर मुस्लिम संप्रदाय जो है, मुस्लिम जमात को लेकर लोग, उनके ही लोगों को जिम्मेदार ठहराने, बाकायदा कैंपेन चलाने से आपके हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ाई और गल्फ देशों समेत पूरी दुनिया में भारत की छवि को, इमेज को कितना नुकसान पहुंचा है? और ये जो गल्फ जो देश है, जितने भी, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ शेखडम्स हैं, यहाँ सुल्तान भी हैं, नवाब भी हैं, तो इनका जो गुस्सा होता है, इनका नोटिस लेना कितना मायने रखता है हमारे देश के लिए? जी, ये जो पेंडेमिक है आजकल,
इस पैंडेमिक के सामने हमको, हमारे सारे देशवासियों को बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, इल्ज़ामात होने लगे तबलीगी जमात के खिलाफ, सारी मुसलमान कौम के खिलाफ, और एक हेट और अब्यूज़ के सोशल मीडिया पे मैसेजेस छा गए। जी और जाहिर है कि ये यूएई भी पहुंचे। ये नई बात नहीं है। नई बात यह है कि यूएई के जो वहां के बाशिंदे हैं, वहां के जो सिटीजन हैं, वो ये मैसेजेस पढ़ने लगे। अब तक ये मैसेजेस जो पहले जाते थे, और आपको मालूम है कि हजारों की तादाद में ऐसे हेट मैसेजेस और फेक न्यूज की एक फैक्ट्री है दिल्ली में और हमारे यहाँ, और वो बिल्कुल रोज चर्न आउट होते हैं और फिर वो रिपीट होते जाते हैं। नई बात यह है कि ये आजकल पूरे खलीज के इलाके में अब पढ़े जा रहे हैं, और जाहिर है कि लोगों को ये नागवार गुजरा है। ये एनलाइटन देश हैं, ये मॉडरेट इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि एक कौम को आप पकड़ के इतना जलील करें। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इस वजह से अगर आपने उनके जवाब देखे, उनके जो मैसेजेस देखे, वो बहुत ही लोकी हैं और हमारी ही सभ्यता के बारे में हमको समझा रहे हैं कि आपका देश गांधी जी का देश है, आपका देश एक डेमोक्रेसी है, आपका देश एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। आप इसको मत भूलिए, आप किसी एक कौम को जलील मत करिए। ये हमको ये लोग समझा रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये एक बात अब फैल गई है। अब तक इनको लगता था कि इंडिया एक मॉडल है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और ये मॉडल हमारे लिए बहुत अहमियत पाती है। लेकिन जो आजकल हुआ है उसका एक बहुत ही बुरा असर हुआ है, क्योंकि ये लोग अब हमारी सच्चाई देखने लगे हैं पहली दफा। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल मामूली मामला है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक ओवरनाइट मामला है जो कल परसों खत्म हो जाएगा। इसका एक बहुत ही गहरा घाव पूरे खलीज भर में पहुंचा है, और इसके लिए हमको फिर अपने देश में सुधार लाना पड़ेगा। ये डिप्लोमेसी का मामला नहीं है, ये मामला है पॉलिटिक्स का। ये जो हमारे लीडर हैं उनको बुनियादी तौर से अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। जी तलमीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। एम्बेसडर तलमीज़ अहमद हमारे एम्बेसडर रहे हैं ओमान में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जाते जाते एक शेर अर्ज है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। हमारी श्रद्धांजलि है साहबजादे इरफान अली ख़ान को। इरफान खान के नाम से जाने वाले फिल्मी एक्टर, उनका असली नाम है, मैं है कह रहा हूँ, था नहीं, क्योंकि लोग चले जाते नाम बना रहता है। उनका असली नाम है साहबजादे इरफान अली ख़ान। इनकी माताजी का संबंध टोंक के राजघराने से था। टोंक राजस्थान में, जयपुर के नज़दीक। इनके पिता ज़मींदार, बहुत छोटी उम्र में आज चले गए हमें छोड़कर। और जैसे मेरे सहयोगी गुरदीप सप्पल ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि हम रोज़ याद नहीं करते स्मिता पाटिल को, लेकिन जब भी जिक्र होता तो दिल में एक कसक होती है कि काश वो और ज़्यादा रह जाती तो उनका बेहतर काम देखने को मिलता। बिल्कुल ऐसा ही होगा साहबजादे इरफान अली ख़ान के साथ कि हम रोज़ तो याद नहीं करेंगे, दुनिया चलती रहेगी, लेकिन जब भी जिक्र होगा तो एक कसक होगी कि काश और जी जाते, हम उनका और बेहतर काम देखते। हमारी श्रद्धांजलि। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।